दोस्तों इस सीरीज़ का 1 से लेकर 50 तक के जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों को हम कवर कर चुके हैं। दोस्तों ये इसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें हम दोस्तों 51 से लेकर के 100 तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आज शुरू करते हैं। दोस्तों आज का दोस्तों पहला प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है, यानी सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब रहती है दोस्तों? तो याद रखिए दोस्तों 3 जनवरी को रहती है। कब रहती है दोस्तों? तो 3 जनवरी को। दोस्तों हम सब जानते हैं कि दोस्तों धरती जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। धरती जो है सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाती है। और जिस समय दोस्तों सूर्य और धरती के बीच की दूरी न्यूनतम होती है उसे दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? तो उपसौर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों हम लोग? तो उपसौर के नाम से जानते हैं। उपसौर के नाम से जानते हैं। और ये घटना दोस्तों कब घटित होती है? तो 3 जनवरी को। घटना कब घटित होती है दोस्तों? तो 3 जनवरी को। इस तरह दोस्तों जिस समय धरती सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है उस घटना को दोस्तों हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो अपसौर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो अपसौर के नाम से जानते हैं। और यह घटना दोस्तों 4 जुलाई को घटित होती है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों कब रहती होती है? 4 जुलाई को। जिसका दोस्तों पिछले बार हम डिस्कशन किए हैं। कब होती है दोस्तों? तो 4 जुलाई को होती है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन संख्या 53 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 53 दोस्तों कथन और कारण दिए हैं और उसमें से दोस्तों आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो देखिए कथन क्या कह रहा है दोस्तों? कथन कह रहा है कपास की खेती के लिए भारत की काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। तो ये दोस्तों ऑप्शन संख्या ए दोस्तों सही है। कथन सही है दोस्तों। अब इसका कारण दे रखा है दोस्तों यह मिट्टी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विकसित होती है। यह भी कथन दोस्तों सही है, लेकिन ये कारण नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अ और ब दोनों सत्य है, लेकिन ब अ का कारण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 54। क्वेश्चन संख्या यानी प्रश्न संख्या 54 कह रहा है, यह भी कथन और कारण वाला है और ऑप्शन आपको चुनना है दोस्तों। कथन कह रहा है कि अरावली के पश्चिम में राजस्थान के भाग पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त होती है। और इसका कारण कह रहा है दोस्तों अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या ए। अ और ब दोनों सत्य है और जो है ब जो है अ का कारण भी है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 55 नंबर कि जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना क्या कहा दोस्तों? जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका ऑप्शन का सी हो जाएगा सही। कुल जैव विविधता का संरक्षण। क्या हो जाएगा दोस्तों? कुल जैव विविधता का संरक्षण। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन संख्या 56 कह रहा है कि किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है? किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या ए उत्तर प्रदेश के साथ। किसके साथ दोस्तों? ऑप्शन संख्या ए उत्तर प्रदेश के साथ। और गंडक परियोजना के बारे में याद रखिएगा दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में। किसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1961 में। और इससे दोस्तों नेपाल को भी फायदा मिलता है, इससे नेपाल को भी फायदा होता है, तो इसको इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 57 नंबर पूछ रहा है कि प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। यानी प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किनके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो याद रखिएगा दोस्तों ये किसके शासनकाल में यात्रा की? तो गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्हीं के शासनकाल में। गुप्त वंश के शासक थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्हीं के शासनकाल में फाहियान जो है भारत आया था। और याद रखिएगा दोस्तों भारत की यात्रा करने वाला ये पहला चीनी यात्री कौन था दोस्तों? तो फाहियान ही था। यानी भारत की यात्रा करने वाला प्रथम चीनी यात्री दोस्तों फाहियान ही था। और भारत आने का इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करना, यानी जितने भी बौद्ध ग्रंथ थे उसको एकत्रित करना और उसको चीन ले जाना। क्या था दोस्तों? बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके कहाँ ले जाना? चीन ले जाना। और ये कब आया था दोस्तों? तो 402 ईस्वी में आया था। कब आया था दोस्तों? 402 ईस्वी में भारत आया था, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 58 नंबर अजंता की चित्रकारी। क्या कर रहा है दोस्तों? अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को चित्रण करती है। यानी अजंता की चित्रकारी किन कथाओं को वर्णन करती है दोस्तों या चित्रण करती है? तो याद रखिएगा जातक कथाओं को। किसको दोस्तों? ऑप्शन संख्या सी जातक कथाओं को। और साथ ही दोस्तों ये भी याद रखिएगा रामायण के लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों? तो रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि जी हो जाएंगे। रामायण के लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों? तो महर्षि वाल्मीकि जी। जबकि महाभारत के लेखक कौन हो जाएगा? तो वेद व्यास। और पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों? तो विष्णु शर्मा। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो विष्णु शर्मा। इसको भी याद रखिएगा विष्णु शर्मा
पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 59 आपसे पूछ रहा है कि बिहार का अर्थ है, बिहार का अर्थ क्या होता था दोस्तों? तो पर्यटन होता था। क्या होता दोस्तों? तो पर्यटन। तो इसको याद रखिएगा, बिहार का अर्थ क्या होता था दोस्तों? तो पर्यटन होता था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 60 नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो किनकी करते थे दोस्तों? तो पशुपति की करते थे। किनकी करते थे? तो पशुपति की करते थे। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि बिहार समृद्ध है। बिहार किसके में समृद्ध है दोस्तों? तो याद रखिएगा खनिज में। याद किसमें दोस्तों? तो खनिज में। तो बिहार में पाए जाने वाले खनिजों में कौन कौन से हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा चूना पत्थर। क्या हो जाएगा दोस्तों? चूना पत्थर, पैराइट, चीनी मिट्टी, फिलास्फर, सोना और ग्रेनाइट। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा पैराइट के उत्पादन में किसके दोस्तों? पैराइट के उत्पादन में बिहार को एकाधिकार प्राप्त है। एकाधिकार प्राप्त है, यानी कि पैराइट के उत्पादन में बिहार को क्या प्राप्त है दोस्तों? तो एकाधिकार। पूरे भारत में दोस्तों पैराइट सिर्फ बिहार में ही पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन संख्या 62 कह रहा है कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन है? जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है दोस्तों। पहला पूछता था उत्तर प्रदेश हो जाता, लेकिन दूसरा पूछ रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र। याद रखिएगा दोस्तों, जनसंख्या के दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हो जाएगा? तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरे नंबर पर दोस्तों महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर दोस्तों बिहार हो जाएगा। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिहार। इसको भी याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार याद रखिएगा दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का दोस्तों जनसंख्या है 10 करोड़ 41 लाख। कितना है दोस्तों? 10 करोड़ 41 लाख। जबकि वर्तमान में बिहार की जनसंख्या कितना है? तो लगभग 14 करोड़ है। कितना है दोस्तों? तो लगभग 14 करोड़। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 63 नंबर कि बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है? बिहार के कौन से जो 3 जिले हैं दोस्तों जो पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है? पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित बिहार के कौन से 3 जिले हैं? तो याद रखिएगा वो दोस्तों, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। कौन हो जाएगा दोस्तों? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार की आकृति कैसी है दोस्तों? चतुष्कोणीय है। बिहार की आकृति कैसी है दोस्तों? तो चतुष्कोणीय है। बिहार के उत्तर में कौन है दोस्तों? तो नेपाल है। बिहार के उत्तर में कौन है दोस्तों? तो नेपाल है। और दक्षिण में कौन है दोस्तों? तो झारखंड है। बिहार के दक्षिण में कौन है? तो दोस्तों झारखंड है। जबकि पूर्व की बात करें तो पश्चिम बंगाल है, और जबकि पश्चिम में कौन है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश है। कौन है दोस्तों? तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो इसको भी याद रखिएगा। और बिहार के दोस्तों मध्य से होकर गंगा नदी बहती है। बिहार के मध्य से होकर के कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी। बिहार के उत्तर में, बिहार के दोस्तों उत्तर में कौन सा था? तो नेपाल। नेपाल के साथ दोस्तों बिहार के 7 जो जिला है वो जो सीमा रेखा बनाती है, कौन कौन से दोस्तों? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। कौन कौन से दोस्तों? तो बिहार के कौन से 7 जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसी तरह दोस्तों बात करें दक्षिण में झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के कितने जिले हैं दोस्तों? तो वो 8 जिले हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। दोस्तों कौन कौन से? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। कौन कौन से दोस्तों? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। इसी तरह दोस्तों बात करें पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ भी बिहार के 8 जिला सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। कौन कौन से दोस्तों? तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये दोस्तों 8 जिले हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ दोस्तों बिहार की सीमा साझा करता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 64 नंबर, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों मुंगेर हो जाएगा। मुंगेर और गया। कौन कौन से? ऑप्शन संख्या ये मुंगेर और गया। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन संख्या 65 आपसे पूछ रहा है कि बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं? तो बिहार के कौन से 2 स्थान हैं जो पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं? तो पेय पदार्थ के लिए दोस्तों हो जाएगा गया। पेय पदार्थ के लिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो गया हो जाएगा। और प्लास्टिक उद्योग के लिए कटिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए।
क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन संख्या है। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, मुंगेर में, बिहार के मुंगेर में दोस्तों सिगरेट के कारखाना और बंदूक की फैक्ट्री है। तो मुंगेर में क्या क्या है दोस्तों, तो सिगरेट के कारखाना और बंदूक की फैक्ट्री है। वहीं बात करें औरंगाबाद में दोस्तों, तो औरंगाबाद में सीमेंट का उद्योग है। क्या है दोस्तों, सीमेंट का उद्योग है। जबकि भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भागलपुर को किस नाम से जाना जाता है, तो सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और गया में दोस्तों क्या है, पेय पदार्थ है। गया में क्या है दोस्तों, तो पेय पदार्थ है, ये आपको पता होगा। गया में दोस्तों पेय पदार्थ है। और कटिहार की बात करें दोस्तों, तो कटिहार में प्लास्टिक उद्योग और पटसन का कारखाना है। कटिहार में क्या है दोस्तों, तो प्लास्टिक उद्योग और पटसन का कारखाना है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन संख्या 66 पूछ रहा है कि हर्यक नरेश बिंबसार की राजधानी थी। यानी कि हर्यक नरेश बिंबसार की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो हर्यक नरेश बिंबसार की राजधानी याद रखिए दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, राजगिरी या गिरिब्रज। राजगिरी या गिरिब्रज। हर्यक नरेश, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों, हर्यक वंश के संस्थापक कौन से दोस्तों, तो याद रखिएगा बिंबसार थे। कौन थे दोस्तों, तो बिंबसार थे। कौन से दोस्तों, बिंबसार थे। कौन से दोस्तों, बिंबसार थे। इनका शासनकाल कब से कब से था, तो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक। तो कब था दोस्तों, तो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल का था। और इसकी राजधानी कौन सा दोस्तों, तो राजगिरी या गिरिब्रज थी। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 67 नंबर का हो रहा है कि भारत में प्रथम सिक्के का प्रचलन कहाँ हुआ था। भारत में प्रथम सिक्के का कहाँ प्रचलन हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कहाँ दोस्तों, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। भारत में सिक्के का निर्माण कब हुआ था दोस्तों, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब हुआ था दोस्तों, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में सिक्के का प्रचलन हुआ था। अब मुख्यतः दोस्तों उस समय कौन से सिक्के चलाए जाते थे, तो याद रखिएगा तांबे और चांदी का सिक्का। कौन किसके सूत्र, तांबे और चांदी का सिक्का उस समय प्रचलन में थे। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 68 नंबर की हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्षवर्धन की बात करेंगे दोस्तों। तो हर्षवर्धन का शासनकाल कब से तक था दोस्तों, तो 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक। कब से कब तक दोस्तों, तो 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का क्या था दोस्तों, तो शासनकाल था। इसने उत्तर भारत का यह अंतिम हिंदू शासक था दोस्तों। उत्तर भारत का अंतिम शासक कौन सा दोस्तों था, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन था दोस्तों। इसी का शासक यह थे दोस्तों पंजाब के बंगाल के शासक शशांक, उसी को पराजित करके इन्होंने अपनी राजधानी शशांक को पराजित करके इन्होंने भी अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित किए थे, नहीं परिवर्तन किया था कन्नौज। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन संख्या है थानेश्वर से कन्नौज। इसको भी याद रखिएगा। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान शाखा का संरक्षक भी था। तो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान दोस्तों, महायान जो शाखा थी उसके संरक्षक भी कौन थे दोस्तों, तो हर्षवर्धन थे। इसको भी याद रखिएगा उत्तर भारत में। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन संख्या 69 की तरफ बढ़ते हैं। तब प्रश्न संख्या 69 कह रहा है कि किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है। तो किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 1991 को। कब माना जाता है, तो 1991 को। इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन था दोस्तों, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे दोस्तों, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन से दोस्तों, नरसिम्हा राव थे। कौन थे दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव थे। और उस समय वित्त मंत्री कौन से दोस्तों, तो मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री कौन से दोस्तों, तो मनमोहन सिंह थी। और इन्हीं के समय में दोस्तों उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया था। यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को कब अपनाया गया था, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के समय में। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन संख्या 70 पूछ रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 अक्षांश के निकट है। तो 8 अक्षांश के निकट कौन सा दोस्तों, कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी है। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। जबकि देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो वो हो जाएगा दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। अब भारत दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 70 नंबर पूछ रहा है कि इनमें से कौन मिश्र धातु नहीं है। मिश्र धातु कौन सा नहीं है, तो इस्पात दोस्तों बिल्कुल मिश्र धातु है। इस्पात क्या है दोस्तों, मिश्र धातु किसका, तो लोहा और कार्बन का। किसका दोस्तों, तो लोहा प्लस कार्बन का दोस्तों यह मिश्र धातु है। किसका, लोहा प्लस कार्बन का मिश्र धातु। उसी तरह हम पीतल की बात करेंगे दोस्तों, तो पीतल भी दोस्तों मिश्र धातु है। किसका, तो कॉपर। किसका दोस्तों,
तो कॉपर और जस्ता का, कॉपर दोस्तों और जस्ता का मिश्र धातु कौन सा है दोस्तों? तो पीतल है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, जिंक दोस्तों मिश्र धातु नहीं है बल्कि है संक्रमक धातु है। क्या दोस्तों? तो यह संक्रमण धातु है क्या? जिंक। जबकि कांसा की बात करें तो कांसा दोस्तों हो जाएगा तांबा और टीन का मिश्र धातु। किसका हो जाएगा? तांबा और टीन का। तांबा और टीन का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मिश्र धातु। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 72 नंबर पूछ रहा है। अगला प्रश्न 72 नंबर पूछ रहा है कि इनमें से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो प्रोटीन सर्वाधिक किसमें होता है दोस्तों? तो मूंगफली में होता है। किसमें होता है दोस्तों? तो मूंगफली में। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन 73 नंबर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? तो याद रखिए दोस्तों, बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बात करें यानी जीवाणु की बात करें दोस्तों, तो यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय कैसे जीव होते हैं दोस्तों? तो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। और इसकी खोज कब की गई थी? तो 1683 ईस्वी में। इसकी खोज कब कर गई थी? तो 1683 ईस्वी में। किया किसने था? तो ल्यूवेनहोक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो ल्यूवेनहोक ने 1683 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 74 नंबर पूछ रहा है कि नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है, क्योंकि यह नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है क्योंकि यह क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, कोषों से पानी खींच लेता है। क्या करता है दोस्तों? तो कोषों से पानी खींच लेता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन 75 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 75 नंबर पूछ रहा है कि मरुस्थल के पौधों के लिए अधिक संभावना है। मरुस्थल के पौधों के लिए अधिक संभावना क्या है दोस्तों? तो इनकी जड़ें लंबी होती है और पत्तियां छोटी होती है। क्या होती है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। इनके जड़ें लंबे होती है ताकि जमीन की गहराई में जाकर खनिज लवण और जलों का अवशोषण कर सके, और साथ ही पत्तियां इनकी छोटी होती है ताकि वाष्प उत्सर्जन से जल की हानि को रोका जा सके। यानी कि वाष्प उत्सर्जन से जल की हानि को रोकने के लिए इनकी क्या होती है? तो पत्तियां छोटी होती है या नुकीली हो जाती है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 76 नंबर कि इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? तो कृत्रिम रेशा के बारे में याद रखिएगा। रेशा कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो रेशा 2 प्रकार के होते हैं। रेशा कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो रेशा 2 प्रकार के। एक होता है दोस्तों कृत्रिम, एक होता है दोस्तों कृत्रिम, और दूसरा होता है दोस्तों प्राकृतिक। दूसरा होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक रेशा उन्हें कहते हैं जो जंतु और पौधों से प्राप्त होता है, और जबकि कृत्रिम रेशा उन्हें कहते हैं जिसको प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कृत्रिम रेशा का नायलॉन। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा नायलॉन। जबकि रेशम जो है रेशमी कीट से यानी जंतु से प्राप्त किया जाता है, जबकि रुई और ऊन दोस्तों पादप से प्राप्त किया जाता है। किससे दोस्तों? तो पादप से प्राप्त किया जाता है। नायलॉन की बात करें तो इसको दोस्तों इसको कैसे देते हैं? तो लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। इसको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? न्यूनतम अभिक्रियाशील है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कॉपर एक न्यूनतम अभिक्रियाशील धातु है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 78 नंबर कि इनमें से कौन उर्वरक नहीं है? इनमें से कौन उर्वरक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी डीडीटी। क्या हो जाएगा? डीडीटी दोस्तों उर्वरक नहीं है। जबकि अमोनिया, यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट ये सभी दोस्तों उर्वरक है, जबकि डीडीटी एक कीटनाशक है। डीडीटी क्या है दोस्तों? तो एक कीटनाशक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 79 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 79 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन अनाज वाला पौधा नहीं है? अनाज वाला पौधा कौन नहीं है? तो गेहूं बिल्कुल है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर गेहूं तो होगा नहीं। धान भी है तो ये भी गलत हो जाएगा। मकई ये भी है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी पाट। दोस्तों क्या हो जाएगा? पाट ये क्या है? तो अनाज वाला पौधा नहीं है। साथ ही याद रखिएगा पाट क्या है? तो एक रेशेदार पौधा है। पाट क्या है दोस्तों? तो एक रेशेदार पौधा है, और इससे क्या क्या बनाया जा सकता है? तो बोरी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों? तो बोरी, दरी, तंबू, और साथ ही दोस्तों टाट और रस्सी इससे बनाई जाती है। तो क्या क्या बनाई जाती है दोस्तों? तो पाट से दोस्तों क्या बनाई जाती है? तो बोरी, दरी, तंबू, टाट और रस्सी बनाए जाते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 80 नंबर कि इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है? इनमें से कौन दोस्तों ज्योतिहीन बॉडी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए ग्रह। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रह के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। ग्रह की परिभाषा क्या होती है? तो जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, जिन आकाशीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वही दोस्तों ग्रह कहलाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 81 नंबर
कि इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। तो सही हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसर एक संक्रामक रोग नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है, इनमें से कौन सा अकार्बनिक यौगिक है। तो एल्कोहल तो नहीं होगा दोस्तों, कि इसका क्योंकि इसमें कार्बन होता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H6O। क्या होता है देखिए यहाँ पे दोस्तों कार्बन है, तो ये तो नहीं हो जाएगा, ये गलत हो गया। उससे ईस्टर की बात करो दोस्तों, तो ईस्टर का फॉर्मूला होता है C2H5, तो इसमें भी दोस्तों देखिए यहाँ पे कार्बन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों NH, क्या होता है दोस्तों NH3, तो इसमें दोस्तों कार्बन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या सी अमोनिया। जबकि इसमें भी दोस्तों मिथेन में भी कार्बन है, देखिए CH4, यानी कि यहाँ भी कार्बन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, रासायनिक प्रक्रिया कौन सा नहीं है। तो दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, दूध से आइसक्रीम बनाना एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि क्या होता है जो भौतिक प्रक्रिया है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन कांच का एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन संख्या सी, सिलिका ऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सिलिका ऑक्साइड क्या आता है, तो कांच का एक महत्वपूर्ण घटक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दोस्तों डी। क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में यानी रजत लवण के फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है दोस्तों, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। जबकि सिल्वर क्लोराइड की बात करें दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड की सिल्वर क्लोराइड की बात करें दोस्तों, तो इसको हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाता है, तो इसको हॉर्न सिल्वर के भी नाम से भी जाना जाता है। और इसका उपयोग दोस्तों क्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों, क्रोमेटिक कांच बनाने में सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, इसको भी आप याद रखेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 86 नंबर पूछ रहा है कि एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयु 6 महीना है, यानी एक रेडियोधर्मी तत्वों का अर्ध आयु कितना है दोस्तों, 6 महीना है। तो मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने में समय लगेगा। यानी कि रेडियोधर्मी तत्व, यानी कि दोस्तों पूछ रहा है कि कोई रेडियोधर्मी तत्व 1 है, इसका आधा होने में दोस्तों 6 माह का समय लेता है। फिर दोस्तों 1/4 होने में भी 6 महीने का समय लेगा। फिर दोस्तों 1/8 होने में भी 6 महीने का समय लेगा। इसी तरह दोस्तों 1/16 होने में भी कितना समय लगा दोस्तों, 6 महीने का। तो कितना हो गया, 6 महीने 12 महीने दोस्तों, 12 6 18 और 18 6 कितना हो जाएगा, 24 महीना। टोटल कितने महीने का समय ले रहा है दोस्तों, तो 24 महीने का। 24 महीना बोले तो 2 साल, 24 महीना बोले तो 2 साल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या सी, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा हो जाएगा दोस्तों विषाणु, वायरस। क्या हो जाएगा दोस्तों, वायरस की खोज कब हुई थी दोस्तों, तो 1892 ईस्वी में। इसकी खोज किसने की थी, तो इवान वोस्की ने की थी। किसने की थी, तो इवान वोस्की ने की थी। और याद रखिएगा दोस्तों, वायरस यानी कि विषाणु में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो सजीव और निर्जीव के गुण किस में पाए जाते हैं, तो वायरस में पाए जाते हैं। वायरस की खोज किसने की थी, तो इवान वोस्की ने 1892 ईस्वी में की थी। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो आपको मालूम होगा दोस्तों पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, तो मुख से शुरू होता है और गुदा में जाकर समाप्त हो जाता है। कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, तो मुख से शुरू होता है और गुदा यानी मलाशय में जाकर समाप्त हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, कोर्निया किसका भाग है दोस्तों, आंख का भाग है। कोर्निया किसका भाग है, आंख का भाग है। और दोस्तों नेत्र दान में कोर्निया को ही दान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 89 नंबर पूछ रहा है, अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व क्या है। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अस्थि का मुख्य खनिज तत्व क्या होता है दोस्तों, तो कैल्शियम और प्लस फास्फोरस होता है। क्या दोस्तों, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, कैल्शियम। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 90 नंबर, आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का, यानी आकाश के नीला रंग का कारण क्या है, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यक्तिकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, प्रकाश का दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं किसको है दोस्तों, तो याद रखिएगा जब प्रकाश वायुमंडल में से गुजरता है, जब कोई प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित कण से यानी धूल कण से टकरा करके विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है।
जिससे नीले रंग के जिसमें दोस्तों नीले रंग का प्रकाश सर्वाधिक विस्तारित होता है, यानी कि बिखरता है। यही कारण है कि दोस्तों आकाश का रंग हमको कैसा दिखाई देता है, तो नीला। और प्रकाश के रंग में दोस्तों कितने रंग में होता है, तो 7 रंगों से मिलकर। प्रकाश का जो लाइट है दोस्तों कितने रंगों से मिलकर के बना होता है, तो 7 रंगों से। और इन्हीं में दोस्तों नीला रंग का दोस्तों सबसे अधिक बिखराव होता है। यही कारण है कि दोस्तों दिन के समय में प्रकाश हमको कैसा दिखाई देता है, तो नीला रंग का दिखाई देता है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से 91 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है, तो याद रखिए क्लोरोफिल दोस्तों एक कोलाइड नहीं है, बल्कि एक पिगमेंट है और इसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। तो किसमें दोस्तों, क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण करने की क्या होती है दोस्तों, क्षमता होती है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या ए, बीटा कण के। किसके हो जाएगा दोस्तों, बीटा कण के। जबकि अल्फा कण के उत्सर्जन से दोस्तों परमाणु क्रमांक में 2 तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। तो अल्फा कण के उत्सर्जन से क्या होता है दोस्तों, तो परमाणु क्रमांक में 2 तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 93 नंबर कह रहा है कि टेलीविजन के पर्दे पूछ रहा है दोस्तों, टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं। टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं दोस्तों, याद रखिए इलेक्ट्रॉन के। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर, इलेक्ट्रॉन के बम वर्षण के कारण टेलीविजन के पर्दे पर क्या बनते हैं दोस्तों, चित्र बनते हैं। इसको भी आप याद रखिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आकाशगंगा है। आकाशगंगा क्या है दोस्तों, तो आकाशगंगा को इंग्लिश में तो गैलेक्सी कहते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। आकाशगंगा क्या है दोस्तों, तो असंख्य तारों का समूह है। क्या दोस्तों, आकाशगंगा तो असंख्य तारों का समूह है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सबसे लंबे तरंग धरे के विकिरण है। इसमें सबसे लंबे तरंग धरे के विकिरण कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन संख्या ए, माइक्रो तरंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइक्रो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे इसको बोलते हैं दोस्तों हिंदी में। और दोस्तों याद रखिएगा इसका दोस्तों एक ट्रिक होता है। क्या होता है दोस्तों, ट्रिक क्या होता है दोस्तों, गाय अभिसु इन्फ्रा मारे। क्या होता है दोस्तों, गाय अभिसु इन्फ्रा मारे। क्या होता है दोस्तों, इन्फ्रा मारे। गाय से होता है दोस्तों गामा, और दोस्तों यह से होता है एक्सरे, और से होता है दोस्तों अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी, और दोस्तों भी से होता है विजुअल, जबकि इन्फ्रा से होता है इंफ्रारेड, जबकि मारे से होता है माइक्रो तरंगे, और रे से होता है रेडियो। दोस्तों याद रखिएगा इधर बढ़ने में दोस्तों हमको तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, जबकि आवृत्ति और क्षमता घटती है। दोस्तों क्या घटती है, आवृत्ति क्षमता और भेदन क्षमता भी घटती है। और दोस्तों जब हम इधर आते हैं तो दोस्तों तरंग दैर्घ्य घटती है। क्या दोस्तों, तरंग दैर्घ्य घटती है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगे की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। जबकि इनमें सब में दोस्तों सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लंबी किसकी हो जाएगा, तो रेडियो तरंग। किसको जाएगा दोस्तों, रेडियो तरंगों का। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 96 नंबर कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है। यानी विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा बंदर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, बंदर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। तो निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, शक्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या सी, शक्ति। क्या है दोस्तों, तो एक अदिश राशि है दोस्तों। और अन्य अदिश राशियों की बात करें दोस्तों तो याद हो जाएगा द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा और समय। दोस्तों क्या है, तो सभी अदर्श। क्या है दोस्तों, तो द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा और समय, ये सब क्या है दोस्तों, तो ये सभी दोस्तों अदिश राशि है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 98 नंबर पूछ रहा है कि किस रंग की सतह ताप विकिरक का सर्वोत्तम विकिरक है। यानी किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, काला। एक वैज्ञानिक दोस्तों किरचॉफ, कौन सा दोस्तों, किरचॉफ ने बताया था दोस्तों जो प्रकाश जो है यानी जो रंग अच्छे अवशोषक होते हैं वहीं अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। इसलिए दोस्तों काला रंग अच्छा अवशोषक और अच्छा उत्सर्जक भी है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। यानी पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम होता है, जबकि आयतन न्यूनतम होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 100 नंबर।
आज के दोस्तों आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर पूछ रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है दोस्तों? तो सबसे पहले विद्युत का चालक किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों से होकर के विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होते हैं उसे विद्युत का चालक कहते हैं। यानी कि जिन पदार्थों से होकर के विद्युत सरलता से प्रभावित होती है, यानी आवेश सरलता से प्रवाहित होती है, उन्हें हम चालक कहते हैं। दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, कॉपर। क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉपर यानी कि तांबा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तांबा। तो इसको भी आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब परीक्षा तिथि 2 दिसंबर 2001 का दोस्तों 1 से लेकर के 100 तक के हमने सभी क्वेश्चन को कर लिया।